राजस्थान बीपीएड एमपीएड एमसीक्यूज की सीरीज का ये 11वां वीडियो है। इसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज का पहला पार्ट देखेंगे। इसको अगर हम एक्सप्लेन करने में जाएं पूरे टॉपिक को तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए एमसीक्यूज से आपकी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस इस टॉपिक के बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण विधि सहकारी अधिगम को बढ़ावा देती है? कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब आप एक दूसरे को कोऑपरेट करते हो, एक दूसरे को सिखाते हो। तो ये आपकी जो लर्निंग है, ये आपकी समूह गतिविधि या फिर ग्रुप एक्टिविटी से हम सीखते हैं। ये शिक्षण विधि है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर किसी चीज़ को हमें सीखना है, कोई नई चीज़ हम सीखेंगे, कोई नया टॉपिक सीखेंगे। एक पर्सन दूसरे को सिखाता है, दूसरा तीसरे को सिखाता है, कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे। उसमें आप किस तरीके से अच्छा पढ़ा सकते हो बच्चों का, आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, कैसे वो अच्छे तरीके से चीज़ों को आप जो एक्सप्लेन करो उसको ग्रैब कर पाएँ, समझ पाएँ, इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लगभग 100 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। वापस क्वेश्चंस पे आते हैं। कौन सी शिक्षण विधि को विज्ञान शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है? साइंस की अगर हमें टीचिंग करनी है, उसमें सबसे बेस्ट जो टीचिंग मेथड है वो कौन सा होना चाहिए? तो साइंस में तो हम प्रयोगशाला का ही उपयोग करेंगे, लैब का उपयोग करेंगे। लेबोरेटरी मेथड सबसे अच्छा होता है, क्योंकि साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनमें आपको एक्सप्लेन करना होता है। साइंस के जो एक्सपेरिमेंट हैं उनको एक्सप्लेन करके, समझा के, दिखा के ही आप अच्छे तरीके से अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट है, शिक्षण में कक्षा के वातावरण को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? क्लासरूम के इन्वायरमेंट की बात हो रही है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं टीचिंग के अंदर। 4 ऑप्शन हैं, लगभग आपको सेम से मिलेंगे, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा सकारात्मक और सहायक माहौल। क्या करना है? पॉजिटिव और सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा है तो उसको नेगेटिव ये बोल के कि कभी नहीं सीख पाओगे, ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। सपोर्टिव रहना है, उनको सपोर्ट करना है कि आगे की साइड या फिर आगे की तरफ आप कैसे देख सकते हो अपने आप को, कैसे सीख सकते हो इस टॉपिक को, या फिर इस इंफॉर्मेशन को कैसे आप ग्रहण कर सकते हो। शिक्षण में छात्र की संज्ञानात्मक क्षमताओं को कैसे पहचाना जा सकता है? संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जो उससे दिमाग से रिलेटेड, कैसे वो सीखता है, कैसे याद कर सकता है, वो जो एबिलिटीज़ हैं वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं। कैसे आप उनको पहचानोगे? तो उनको पहचानने के लिए आप उनका मूल्यांकन करोगे, अवलोकन करोगे और विश्लेषण करोगे। सबसे पहले तो असेस करोगे, असेस करने के बाद में ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, उनके बाद में लास्ट में उनका एनालिसिस करके आपको पता लगेगा। जैसे कि हम टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में हमें पता लग जाता है कि कोई जो बच्चा है वो कितना इंटेलिजेंट है या फिर कितना वो चीज़ों को समझ रहा है। शिक्षण में समस्या समाधान कौशल को कैसे विकसित किया जा सकता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात हो रही है, ये हम कैसे डेवलप करेंगे टीचिंग में? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो आपकी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं और केस स्टडीज़ हैं, उनसे हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपका जो स्कूल है, बारिश के मौसम के अंदर पानी भर गया। अब उस पानी को कैसे निकालना है, या फिर ऐसी हमें कौन सी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि बच्चे पानी में ना भीगें, बच्चों को कोई आने जाने में प्रॉब्लम नहीं हो। उसमें जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलेंगी। बच्चों को उन प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। एक होती है केस स्टडीज़। केस स्टडी मतलब आपके सामने या फिर बच्चों के सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी कि उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, उनसे क्या होगा, बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमें देखने को मिलती हैं और डेवलप भी होती हैं। शिक्षण में अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन सी विधियाँ प्रभावी हो सकती हैं? डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए? क्लियर रूल्स होने चाहिए और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। क्लियर रूल्स का क्या मतलब है? आपको इतने बजे क्लास के अंदर आना है, इतना टाइम आपको दिया जाएगा, आपको अपना होमवर्क आप कंप्लीट करके आना है। आपके क्लियर रूल्स होने चाहिए, उनमें कोई भी हेर-फेर नहीं होगी। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करने का मतलब है, मान लीजिए आपने कोई टेस्ट लिया, टेस्ट में बच्चे के नंबर कम आ गए। अब बच्चों को मोटिवेट करना है, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट दोगे आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। उनको रीइंफोर्स करना है, बार बार उनको प्रोत्साहित करना है, ये आपके लिए अच्छा होगा अनुशासन को बनाए रखने के लिए।
शिक्षण में समय प्रबंधन की कुशलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैनेजमेंट स्किल्स की अगर बात करें और उसमें भी अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टीचिंग में आप कैसे बढ़ाओगे, उसके लिए आपको प्लान्ड करिकुलम और टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल मतलब इस टाइम पर हमें ये एक्टिविटीज़ करानी है, और आपका जो करिकुलम है, देखिए करिकुलम और सिलेबस में फ़र्क है। सबसे पहले तो ये फ़र्क अगर आपको एग्जाम में पूछें तो ध्यान में रखना, सिलेबस तो जो प्रिंटेड आपके पास मटेरियल है उसको एक्सप्लेन करना है बच्चों को, वो आपका सिलेबस हो गया। करिकुलम में सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, बच्चा क्या सीखता है, बच्चा अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी स्किल्स कैसे सीख रहा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, ड्राइंग कैसा है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में कैसा है, ये जो सारी चीज़ें आती हैं ये पूरे करिकुलम को बनाती हैं। उसके अंदर एकेडमिक्स भी एक पार्ट है, सिलेबस भी उसका एक पार्ट है। हमने सिलेबस को ही पूरी पढ़ाई मान लिया है, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। करिकुलम आपका प्लान होना चाहिए और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये आपका सबसे बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्किल हो सकती है। शिक्षण में क्रिएटिविटी को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए तो इनोवेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों से करवाई जानी चाहिए। नए नए जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों को दे दी जाएंगी, और फिर थॉटफुल टास्क बच्चों को सोचने के लिए, उन पर काम देने के लिए बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। उससे क्या है, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ेगी। शिक्षण में सांस्कृतिक विविधताओं को कैसे सम्मानित किया जा सकता है, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, उनकी कैसे रिस्पेक्ट हम करेंगे। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब है एक जगह पर, एक स्कूल में, एक कॉलेज में अलग अलग टाइप के बच्चे आते हैं, अलग अलग कल्चर के बच्चे आते हैं, उनको आप किस तरीके से डील करोगे। उसमें आपका हो जाएगा संवेदनशील पाठ्यक्रम और विविध शिक्षण विधियों के माध्यम से। कल्चरली सेंसिटिव कैरिकुलम, आपका जो कैरिकुलम है वो सभी को इंक्लूड करे, ऐसा नहीं है कि एक ही लेवल के बच्चे उसके अंदर शामिल हो सकें, सारे बच्चे उसके अंदर शामिल हों। और डाइवर्स टीचिंग मेथड होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके से पढ़ा रहे हो, आप उसमें प्रैक्टिकल भी ऐड कर सकते हो, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू भी आप पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो। शिक्षण में छात्र के आत्म संयम को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो रही है, सेल्फ डिसिप्लिन को आप कैसे बढ़ाओगे बच्चों में, तो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट टास्क देनी पड़ेंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। बच्चों को जिम्मेदारी दे दोगे तो उनमें क्या है, बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन इंक्रीज होगा। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई बच्चा यूनिफॉर्म के अंदर नहीं आ रहा, तो अब क्या किया आपने, सबसे पहले तो उसको समझाया, फिर भी उसके समझ में नहीं आ रहा, अब उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि स्कूल के अंदर जो भी विदाउट यूनिफॉर्म आएगा उसका ध्यान रखना है, उनका नाम मेरे पास लेकर आना है। सबसे पहले वो बच्चा क्या करेगा, अपने ऊपर सुधार करना शुरू करेगा, क्योंकि अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, जिम्मेदारी मिल गई है कि मैं अगर किसी को बोलने जा रहा हूँ तो पहले मुझे मेरे अंदर ही सुधार करना चाहिए। इस तरीके से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं। शिक्षण में शिक्षण रणनीतियों के चयन का क्या महत्व है, स्ट्रेटजीज हैं जो हमारी टीचिंग की, उसको हम किस तरीके से इम्पोर्टेंस के अंदर लेकर आ सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये जो शिक्षण विधियां हैं ये लागू करने के लिए उचित शिक्षण, अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, हर एक क्लास के लिए वो अलग अलग हो सकता है। उसके लिए आपकी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। शिक्षण में मूल्यांकन की क्या भूमिका है, असेसमेंट से आपको क्या मिलेगा, मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस आपको मिलेगी कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, कितना वो समझ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, ये आपको जानने को मिलेगा अगर आप असेसमेंट या फिर बच्चों का मूल्यांकन करते हो। ये आपका जो टेस्ट है, एग्ज़ाम है, ये इसका पार्ट हो गया। बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस आप असेसमेंट से पता कर सकते हो। कौन से शिक्षाविद ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की अवधारणा को बढ़ावा दिया, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में पूछा गया है, ये किसने दी थी, तो ये दी थी जॉन डेवी ने। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ये जो लर्निंग की जो थ्योरीज हैं ये किसने दी थी, तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। इसके बाद है मोंटेसरी जो विधि है, मोंटेसरी मेथड, वो किसने डेवलप किया था, किसने दिया था, तो वो दिया था मारिया मोंटेसरी ने। नाम से ही इनका मोंटेसरी नाम था और इन्हीं के नाम से इन्होंने एक मेथड डेवलप किया था। किंडरगार्टन की बात हो रही है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। किंडरगार्टन, इसको LKG बोलते हैं और UKG बोलते हैं, लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन। ये जो LKG UKG नाम है ये वहीं से आए हैं। तो ये दिया था फ्रेडरिक फ्रोएबेल ने, इसके अंदर हमारा ये करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखना है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग ये किसने दी थी, तो ये दी थी BF स्किनर ने।
सोशल लर्निंग थ्योरी ये दी थी अल्बर्ट बांडुरा ने। ध्यान में रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दी गई। कोलेबोरेटिव लर्निंग जिसको सहयोगात्मक अधिगम बोलते हैं, ये दी गई थी लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। लेव वाइगोत्स्की इनका नाम है, इन्होंने ये कंसेप्ट सबसे पहले दिया था। डिस्कवरी लर्निंग पर आधारित कौन सा मेथड है? तो डिस्कवरी लर्निंग पर आधारित है अन्वेषण या फिर एक्सप्लोरेशन मेथड। ध्यान में रखना है, ये जो हमारी जो शिक्षण विधियां हैं इसके अंदर डिस्कवरी लर्निंग आती है, ये एक्सप्लोरेशन मेथड के अंदर हम शामिल करेंगे। मॉडलिंग शिक्षण विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? मॉडलिंग का मतलब हम जब मॉडल बनाते हैं तो मॉडल है सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर। मॉडलिंग से रिलेटेड आपको अगर नाम मिले तो आपको कर देना है सोशल लर्निंग थ्योरी। विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित क्या करता है? स्टूडेंट है वो सीखते हैं तो उनकी लर्निंग की प्रोसेस को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस या फिर प्रभावित क्या करेगा? वो आपका टीचिंग मेथड करेगा कि आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ा रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल आवश्यक है? इफेक्टिव लर्निंग के लिए कौन सी स्किल होनी चाहिए? तो ये आपके अंदर होनी चाहिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तभी आप क्या कर पाओगे? अच्छे तरीके से पढ़ा पाओगे। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, नॉलेज आपके पास अच्छा है, तो इसका फ़ायदा बच्चों को तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के प्रगति का मूल्यांकन किस प्रकार करना चाहिए? एक जो टीचर है, अब बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसका मूल्यांकन वो कैसे करेगा? उसका मूल्यांकन करने के लिए एग्ज़ाम लेनी पड़ेंगी। कौन सी एग्ज़ाम? कंटिन्यूअस असेसमेंट, लगातार उनको एग्ज़ाम्स लेनी पड़ेंगी। रिटन, ओरल और होमवर्क, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इन 4 ऑप्शंस में से ये ऑप्शन सबसे सही बैठता है। आप वीकली टेस्ट ले सकते हो, मंथली टेस्ट ले सकते हो, 15 दिन से ले सकते हो, डेली टेस्ट ले सकते हो। ये आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट हो गया। उससे ही बच्चे की हमें प्रोग्रेस का पता लगेगा। कौन सी शिक्षण विधि सबसे अधिक शिक्षार्थी केंद्रित मानी जाती है? लर्नर सेंटर्ड की बात हो रही है। लर्नर कौन है? जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो लर्नर है। अब इसके लिए सबसे बेस्ट जो मेथड है वो माना जाता है प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना जो विधि है उसको सबसे अच्छा माना जाता है। ध्यान में रखना है इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आपके आ जाएगा। प्रभावी शिक्षण के लिए किस प्रकार के प्रश्न सबसे उपयुक्त होते हैं? क्या पूछा गया है कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से होंगे? तो वो होंगे ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस का मतलब है कि उनका जो आंसर है वो सबका सेम नहीं हो सकता। अलग अलग जो बच्चे हैं वो अपना अलग अलग आंसर देंगे, वो होते हैं ओपन क्वेश्चंस। क्लोज क्वेश्चंस में यस नो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही आंसर्स वो दे सकता है। लेकिन ओपन क्वेश्चंस में बच्चे क्या करेंगे? अपने अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है इफेक्टिव टीचिंग का। विद्यार्थियों की विभिन्न सीखने की शैली का सम्मान करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक जो टीचर है, स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए कौन सी लर्निंग स्टाइल होगी? वो होगी यूज़ डिफरेंट टीचिंग मेथड। अलग अलग टीचिंग मेथड्स हैं वो टीचर को यूज़ करना चाहिए, और शिक्षक अगर ऐसा करेगा उससे सीखने की जो शैली है उसका बच्चे क्या हैं? सम्मान करेंगे। शिक्षक द्वारा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए क्लासरूम के अंदर टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को करना चाहिए कम्युनिकेशन विथ स्टूडेंट्स, बच्चों से बातचीत कीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आप लगा दोगे तो बच्चे उससे बचने की कोशिश करेंगे। पनिशमेंट तो आपको आजकल देना ही नहीं है, बच्चों को इग्नोर भी मत कीजिए, बच्चों से बात कीजिए। बच्चों से जब इंटरेक्शन होगा तो बच्चे डिसिप्लिन में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राइमरी गोल क्या है टीचिंग का? तो गोल तो इसका बहुत ही सिंपल सा है, विद्यार्थियों को शिक्षित करना, यही गोल है। कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता का सम्मान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, डाइवर्सिटी से बच्चे हैं, कोई गांव से है, कोई शहर से है, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हमारे सामने देखने को मिलते हैं। उनके लिए टीचर को करना चाहिए अडॉप्ट वेरियस टीचिंग मेथड। अलग अलग टाइप के टीचिंग मेथड, हिंदी में आप समझा सकते हैं, इंग्लिश में समझा सकते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे जो टीचिंग मेथड हैं ये हेल्प करेंगे आपकी डाइवर्सिटी जो है क्लास के अंदर उसमें। शिक्षण के दौरान कक्षा में प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है? तो ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि विद्यार्थियों की जो समझ है उनको हमें
जांचना चाहिए, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक करना चाहिए। लगातार जब आप पढ़ा रहे हो और कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछते हो तो इससे हमें पता नहीं लगता कि बच्चों की समझ में आ रहा है या नहीं। तो लगातार उनसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए। आपको भी अपने लेवल का पता लग जाएगा कि मैं ज़्यादा हाई लेवल में पढ़ा रहा हूँ या फिर लो लेवल में मैं आ रहा हूँ। तो उसको आप बैलेंस कर पाओगे बच्चों से क्वेश्चंस पूछने के बाद। कौन सा शिक्षण संसाधन सबसे प्रभावी होता है? टीचिंग रिसोर्स की बात हो रही है। सबसे मोस्ट जो इफेक्टिव है वो कौन सा है? तो ये आपका ऑडियो विजुअल मटेरियल है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसका क्या मतलब हुआ? जो वीडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो क्लासेस हैं, इसके अंदर ऑडियो भी सुनाई दे रही हो और वीडियो भी चल रहा हो, ये सबसे इफेक्टिव क्या है? टीचिंग रिसोर्स होता है। बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए शिक्षक को किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए? तो अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, इफेक्टिवली पढ़ाना है, तो प्लानिंग क्या होनी चाहिए टीचर की? इनकी एक फ्लेक्सिबल प्लानिंग होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल प्लानिंग का मतलब है, मान लीजिए आपने 1 मंथ का कोई प्लान बनाया और उस प्लान के अंदर आपने डिसाइड कर लिया कि 1 मंथ में मुझे 4 टेस्ट लेने हैं, 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवाने हैं, इस तरीके से। लेकिन वो अगर फुलफिल नहीं होते हैं तो आप ये 4 टेस्ट हैं इनको 3 टेस्ट में चेंज कर सकते हो। 3 चैप्टर की जगह आप 4 चैप्टर भी करवा सकते हो। आप ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको। आपकी प्लानिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो डिसाइड कर लिया वही होगा, उसी को कंटिन्यू होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। चेंज करते रहना चाहिए उसको। प्रभावी शिक्षण के लिए कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे अच्छा माना जाता है? बेस्ट जो मेथड है या फिर बेस्ट जो टीचिंग अप्रोच है इफेक्टिव लर्निंग के लिए, वो कौन सी है? तो ये आपको पता भी होगा। लर्निंग सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चे हैं वो केंद्रित हों, बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। आपका लेवल उसके अंदर मायने नहीं रखता। आप कितने भी अच्छे इंटेलिजेंट हो, अगर आपके सामने जो क्लास है उसको आप नहीं समझा पा रहे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो आपका इंटेलिजेंट होना, आपका एक अच्छा टीचर होना कोई मायने नहीं रखता। लर्नर सेंटर्ड या फिर शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने की प्रेरणा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बच्चे का जो मोटिवेशन है उसको आप किस तरीके से बढ़ाओगे कि वो ज़्यादा चीज़ों को सीखे? इसके लिए आप करोगे रिवार्ड और प्रेज, पुरस्कार और प्रशंसा देना। बच्चे ने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो उनको आप कुछ प्राइज या फिर रिवॉर्ड्स दे सकते हो या फिर उनकी प्रेज कर सकते हो। क्लास के सामने असेंबली होती है तब स्टेज पे उनको बुलाइए, स्टेज पे उनकी थोड़ी सी तारीफ कर सकते हो। बच्चे को अच्छा लगेगा, उसका मोटिवेशन बढ़ेगा जो वो काम कर रहा है उसमें। कौन सी विधि छोटे बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो छोटे बच्चों के लिए प्ले बेस्ड लर्निंग सबसे अच्छी मानी गई है। बच्चे खेलते हुए सीखते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है छोटे बच्चों के लिए। कक्षा में सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कि सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें? तो बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए हमें ग्रुप एक्टिविटीज़ को एनकरेज करना चाहिए। मान लीजिए आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों में आपने 10-10 के 4 ग्रुप बना दिए। अब जो 4 ग्रुप्स हैं उनके अंदर आप कंपटीशन करोगे तो सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 40 में से 10 बच्चों पे ही आप ध्यान दे रहे हो, उन्हीं को आप बता रहे हो, तो ये बच्चे 10 ही पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी के जो 30 बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन या फिर उनकी जो सहभागिता है वो आपको देखने को क्लास में नहीं मिलेगी। प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वालिटी पूछी है इफेक्टिव लर्निंग के लिए या फिर इफेक्टिव टीचिंग के लिए। ये आपका है धैर्य। कोई भी चीज़, कोई भी जो नई इंफॉर्मेशन है वो एकदम से हमें नहीं आती, धीरे धीरे हम सीखते हैं। तो ये आपकी जो अच्छी क्वालिटी है ये होनी चाहिए। धैर्य आपको बनाकर रखना चाहिए। डिसिप्लिन, नॉलेज, गुड कम्युनिकेशन स्किल ये सब अच्छी हैं, लेकिन इफेक्टिव टीचिंग के लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। जब कक्षा में शोर होता है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत ही सिंपल सा और बेसिक क्वेश्चन है। टीचर को क्या करना चाहिए? शांति बनाए रखने के लिए गतिविधि बदलना, एक्टिविटी को चेंज कर देना चाहिए। एक्टिविटी को चेंज करने का मतलब है, मान लीजिए आप क्लास के अंदर हो फिर भी बच्चे शोर कर रहे हैं। अगर आप क्लास के अंदर नहीं भी हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप किसी भी स्कूल कॉलेज में हो तो बच्चों को आप शांत करो। आपका लेक्चर वहाँ पर हो, आपका पीरियड हो या नहीं हो, ये आपकी एक टीचर होने के नाते जिम्मेदारी बनती है, भले ही आप गवर्नमेंट स्कूल में हो, गवर्नमेंट कॉलेज में हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर हो। तो अब आपको एक्टिविटी को चेंज कर लेना है। बच्चे जो भी काम कर रहे थे उसके अंदर अगर शोर कर रहे हैं
इसका मतलब है उस एक्टिविटी में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो आप कुछ भी बोर्ड पे उनको एक एक्सरसाइज दे दीजिए, मान लीजिए मैथ की कुछ एक्सरसाइज दे दिया आपने, छोटे बच्चे हैं तो वो उसको करते रहेंगे। अब आपने एक्टिविटी को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, और बोल दोगे कि 5 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूंगा, या फिर 10 मिनट का टाइम है इसको सोल्व करने के लिए। शिक्षण के दौरान छात्रों की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है? स्टूडेंट्स के जो मोटिवेशन है उसको इन्हेंस करने के लिए टीचिंग में हम क्या करेंगे? तो हम व्यक्तिगत रुचियों और प्राथमिकताओं का ध्यान रखेंगे। इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है, बच्चों को क्या अच्छा लगता है और उनकी जो प्रेफरेंस है, सबसे अच्छा उनको क्या लगता है, उनका ध्यान रखेंगे। बच्चे किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इससे क्या है, बच्चे इन्वॉल्व होंगे, वो एंगेज होंगे आपकी टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर। एक शिक्षक को प्रभावी शिक्षण के लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इफेक्टिव टीचिंग के लिए टीचर को क्या अडॉप्ट करना चाहिए? तो उसको डाइवर्स अप्रोचेज का यूज़ करना चाहिए। डाइवर्स अप्रोच का मतलब है वो किस तरीके से पढ़ाएगा, उसकी अब अलग अलग जो तरीके हैं उसको खोजना चाहिए। टीचर को एक ही तरीके पे नहीं रहना चाहिए, चेंज करते हुए रहना चाहिए, ताकि क्लास आपकी इंटरेस्टिंग हो, बच्चे उसके अंदर अपना इंटरेस्ट लेकर आपसे पढ़ें। सीखने की प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? लर्निंग की जो प्रोसेस है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप जो सीख रहे हो वो टेक्नोलॉजी का ही यूज़ है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता था, आप नहीं पढ़ सकते थे, ये एमसीक्यूज आप नहीं देख सकते थे, ये टेक्नोलॉजी के ही देन है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा अध्यापन और सीखने के अनुभव को समृद्ध बनाने के लिए, आपकी जो टीचिंग है और लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है उसको एनरिच करने के लिए, क्योंकि इससे क्या है, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलता है, आपको भी कुछ अच्छा सीखने को और नया सीखने को मिलता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी की प्रोसेस है, इससे हमारी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हुई हैं, और एक जो पर्सन है वो 10, 20, 50 बच्चों को पढ़ा सकता है। अब 2000, 5000, 10,000, 1 लाख तक बच्चे वीडियोस को देखते हैं। उससे क्या है, टेक्नोलॉजी से हमारी जो तकनीक है उसका उपयोग करके हम जो प्रोसेस है सीखने की, लर्निंग की प्रोसेस को अच्छा कर सकते हैं। एक शिक्षक को छात्रों की समझ की जांच के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए? बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको असेस करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको असेस करने के लिए प्रश्नोत्तरी और कक्षा चर्चा करने चाहिए। क्विज कंपटीशन करा सकते हो, क्लास डिस्कशंस आप करा सकते हो। क्लास में आप डिस्कस कीजिए कि आपको ये आता है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके बारे में आप क्या जानते हो। उससे आपको एक समझ डेवलप हो जाएगी कि बच्चा कितना सीख रहा है। समूह कार्य के दौरान छात्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है? जब हम ग्रुप वर्क की बात करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, उसको प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसमें असाइन क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक जो 5 लोगों का ग्रुप है, 5 बच्चे अगर किसी ग्रुप के अंदर हैं, सबको अलग अलग रोल आपको देना चाहिए। अगर एक को आपने रोल दे दिया, बाकियों को अगर खाली छोड़ दिया तो वो काम नहीं करेंगे। सबको आपको अपना अपना रोल दे देना है, उनको अलग अलग जिम्मेदारी दे देनी है। उससे क्या होंगे, बच्चे ग्रुप के अंदर अच्छा काम करेंगे। फीडबैक का क्या महत्व है टीचिंग के अंदर? तो फीडबैक आपका क्या होता है, छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए होता है। स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है उसको आप ट्रैक कैसे करोगे? उसको आप ट्रैक करोगे फीडबैक से। फीडबैक का क्या मतलब है कि आप जो पढ़ा रहे हो वो बच्चों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आपका जो तरीका है वो बच्चों के लिए सही है या नहीं। ये सारे जो टीचिंग की आपकी क्वालिटीज़ हैं, टीचिंग की जो मेथड है, वो बच्चों के लिए किस तरीके से हेल्पफुल हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है उसको आप देख सकते हो, बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वही आपका टीचिंग का फीडबैक है। अगर बच्चों के नंबर अच्छे आ रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसका मतलब आपकी अप्रोच बहुत बढ़िया है। शिक्षक को प्रभावी संवाद के लिए कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए? इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हो रही है, उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो एक्टिव लिसनिंग एंड क्लियर लैंग्वेज। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है बच्चे आपको जब बोल रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस की अगर हम बात करें तो उसको आराम से अच्छे से सुनना है, और आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए। एक तो आप जो शब्द का चयन कर रहे हो वो आपके शब्द हैं वो अच्छे होने चाहिए, बच्चों को समझ में आ रहे हो, और उनकी लैंग्वेज है उसी में आप बोलें। बच्चे को मान लीजिए इंग्लिश नहीं आ रही, आपको आ रही है, आप वहाँ पर अपना नॉलेज दिखा रहे हो बच्चों को, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। आपका काम बच्चों को सिखाना है, अपना नॉलेज नहीं दिखाना। नॉलेज तो जब बच्चे अच्छा करेंगे तब आपका अपने आप ही दिख जाएगा। तो एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए और आपकी क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, आपकी जो भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए। शिक्षण के दौरान विविध शिक्षण शैलियों को कैसे शामिल
किया जा सकता है। टीचिंग स्टाइल की बात हो रही है, तो टीचिंग में आप उन टीचिंग स्टाइल्स को कैसे शामिल करोगे? उनको शामिल आप करोगे वेरियस स्टाइल्स को कंबाइन करके, विभिन्न शैलियों का संयोजन करके। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को छात्रों की शिक्षा के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग करना चाहिए? तो ये करना चाहिए डाइवर्स एजुकेशनल रिसोर्सेज। डाइवर्स के अंदर क्या आ गया? ऑडियो भी आ गया, वीडियो भी आ गया, आपकी टेक्स्ट बुक भी आ गई, और आप किसी को बुला के बच्चों को बता भी सकते हो स्पेशलिस्ट से। अलग अलग रिसोर्सेज का आपको यूज़ करना चाहिए। ये बिल्कुल भी ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि जो टेक्स्ट बुक हैं, जो उनकी किताबें हैं, वही आप पढ़ाओगे। अलग अलग तरीके से बच्चों को आप समझा सकते हो। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बच्चे किस तरीके से अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं उनसे सीख सकते हैं। शिक्षण में टेक्नोलॉजी के समावेश से क्या लाभ है, इसके बारे में हमने देखा भी है। उससे क्या होगा? टीचिंग मोर इंटरेक्टिव एंड इफेक्टिव हो जाएगी। जैसे कि अभी तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम जल्दी ही है। अगर आपकी एग्ज़ाम नहीं हो और डिटेल में हम किसी टॉपिक को पढ़ें, तो उसमें आपके सामने डायग्राम भी होगा, और डायग्राम को हम अच्छे से पढ़ भी लेंगे, डिस्कस भी कर लेंगे कि भाई इस डायग्राम में हमें ये चीज़ यहाँ पर है, कैसे कैसे इस डायग्राम में ये सारी चीज़ें होती हैं। वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो से हम समझ सकते हैं। ये हमारे लिए इंटरेक्टिव और इफ़ेक्टिव हो जाता है। ऑफलाइन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते अगर हम चौक और बोर्ड की बात करें तो। इस तरीके से ये टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 से ऊपर एमसीक्यूज थे, इनको हमने समझा है। इससे हमें एक आइडिया मिल गया कि कैसे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। इसकी पीडीएफ का आपको पता ही है, पीडीएफ हमारे जो स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप है उसके ऊपर मिलेगी। उसका लिंक आपको फर्स्ट पिंड कमेंट में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप को डाउनलोड करके बीपीएड का जो कोर्स है उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिलेगी, उससे बाहर पीडीएफ नहीं मिलेगी। और चैनल की जो भी नई अपडेट्स हैं और आपकी जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको मिलेंगी स्पोर्ट्स इंजीनियर के टेलीग्राम चैनल पर। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर टेलीग्राम पर आप स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए, अपना चैनल वहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।